बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करते हैं अपना लेक्चर नंबर 16। आज हम लोग ये देखेंगे कि बिजनेस मैसेजेस जो होते हैं उनकी अपीयरेंस और उनके जो डिज़ाइन होते हैं उनमें किन बातों का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपोजिंग द मैसेजेस। कंपोजिंग का क्या मतलब होता है? कंपोजिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने मैसेज का एक सबसे पहला जो है ना वो ड्राफ्ट तैयार करते हैं। पहला ड्राफ्ट तैयार करना हमेशा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसको लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन एटलीस्ट ये होता है कि आप पेपर पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर चुके होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो फिर आप लोगों ने क्या करना होता है कि आपने देखना होता है कि आप अपने इन आइडियाज़ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। जब आप लोग सही कॉन्फिडेंट फील करें कि भाई हाँ ठीक है, अब हमारा जो मेरा जो मैसेज है, ये जो इंफॉर्मेशन है वो सारी इतनी इकट्ठी हो चुकी है कि मैं लिख सकता हूँ, तो फिर आप लोग अपना जो है वो मैसेज लिखना स्टार्ट करते हैं। जब आप लोगों ने मैसेज को कंपोज करना होता है तो कभी भी दो लोग बिल्कुल एक जैसी कंपोजिशन नहीं कर सकते। कुछ लोग जो है वो आउटलाइन को फॉलो करते हैं, और कुछ यानी कि ए पॉइंट से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ, इस तरह की आउटलाइन को वो फॉलो करते हैं। कुछ जो होते हैं ना वो सर्कुलर स्टाइल को फॉलो करते हैं, यानी कि वो अपने आइडियाज़ को सबसे पहले लिख लेते हैं। लेस फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑर्गेनाइजेशन बने, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने ऑर्गेनाइज करना हो या जैसे उन्होंने इंफॉर्मेशन के वो पॉइंट्स वगैरह बनाने हो वो बना लेते हैं। आजकल तो वैसे भी कंप्यूटर अवेलेबल है और ये एक बेस्ट इक्विपमेंट है जिससे आप लोग अपने मैसेज को कंपोज कर सकते हैं। अब हमने ये देखा कि हर बंदे का स्टाइल डिफरेंट होता है मैसेजेस को कंपोज करने का। स्टाइल वो तरीका होता है कि आप लोग लफ्ज़ों को कैसे इस्तेमाल करते हैं एक ओवरऑल इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। अब कौन सा स्टाइल आप लोग चूज करते हैं ये एक तो डिपेंड करता है आप लोगों की मैसेज की नेचर क्या है, और दूसरा पढ़ने वाले के साथ आप लोगों का ताल्लुक किस तरह का है। अगर बहुत ज़्यादा फॉर्मल ताल्लुक हो तो जाहिर है आप लोग थोड़ा सा कॉन्शियस हो कि अपने स्टाइल को भी आप लोग थोड़ा सा फॉर्मल रखते हैं। अब आप लोगों ने एक दफ़ा अपने मैसेज को कंपोज कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने अपने मैसेज को रिवाइज करना होता है। सबसे पहले जब आप लोग लिखते हैं ना एक ड्राफ्ट, उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ करें अपनी राइटिंग, यानी कि थोड़ा सा टाइम उसको दें, उसके बाद आप लोग लिखना शुरू करें, उसके बाद आप लोग इवेल्युएट करना शुरू करें, उसको रिवाइज करना शुरू करें। जितनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन और अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो वो आप लोग ऐड करें, और जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको आप लोग रिमूव करें। ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच जो आप लोगों ने यूज़ की उसको चेक करें कि वो आप लोगों ने सही यूज़ की या नहीं की। 7 C's जो चाहिए होते हैं वो आपके मैसेज के अंदर हैं या नहीं है। मैसेज अपना पर्पस पूरा करता हुआ नज़र आना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो है वो अफेक्टिव होनी चाहिए। जो मटेरियल है वो काफ़ी होना चाहिए, वो ना काफ़ी ना हो, ना ही बहुत ज़्यादा कम हो, ना ही बहुत ज़्यादा हो। एडुकेट मटेरियल होना चाहिए। लैंग्वेज जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, समझ में आने वाली हो। ठोस ज़बान का आप लोगों ने इस्तेमाल करना होता है, क्लियर हो, बाअदब हो और सही हो। करेक्ट लैंग्वेज का आप लोगों ने इस्तेमाल करना होता है। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात कि आप लोगों ने जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने यूज़ किए हैं उनके अंदर वेराइटी है या नहीं है। सारे सेंटेंसेस अगर बिल्कुल एक तरह के होंगे तो वो बोर करेंगे अगले बंदे को। ठीक है, रिवाइज करने के बाद अगला मरहला जो आ जाता है वो आ जाता है एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग का। एडिटिंग का मतलब ये होता है कि जो रफ ड्राफ्ट में जो आप लोगों ने मैसेज लिखा होता है उसको आप लोग रिवाइज करते हैं। इसमें ना सिर्फ ये कि आप लोगों ने स्पेलिंग को करेक्ट करना है, ग्रामर को करेक्ट करना है, पंक्चुएशन वगैरह और जितनी भी गलतियां हैं उनको भी आप लोगों ने करेक्ट तो करना होता है, लेकिन साथ साथ आप लोगों ने अपने मैसेज को क्रिटिकली देखना होता है। ठीक है, कि मुझे मज़ीद अगर मैं रिवाइज़ करूँ तो मेरा कंटेंट इम्प्रूव होगा या नहीं होगा। उसके बाद आ जाती है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये होता है कि आप लोग फाइनल कॉपी को चेक करते हैं, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि अब इसके अंदर मज़ीद कोई गलतियाँ वगैरह नहीं हैं। एडिटिंग का मतलब ये भी होता है कि आप लोग सारे के सारे पैराग्राफ्स को चेक करें कि सेंटेंसेस जो हैं वो अच्छे हैं या नहीं हैं। स्ट्रक्चर, ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों की सही होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ये ऐसा भी होता है कि आप लोग प्रूफ रीड बार-बार आप लोग इसलिए भी करते हैं ताकि कोई इसके अंदर गलतियाँ वगैरह ना रह जाएँ। इवन अगर कोई छोटी-सी भी मिस्टेक हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल टाइपिंग वगैरह की कोई गलती हो गई है, तो इससे भी आप लोगों का जो मैसेज है उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है, ठीक है? और आप लोगों की क्रेडिबिलिटी मुतासिर होती है। जो लोग सेकंड लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं, जैसे हमारी अपनी ज़बान तो उर्दू है ना,
ठीक है। लेकिन इंग्लिश में अगर फॉर एग्जांपल आप लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पे उन लोगों ने एक और स्टेप लेना होता है। आप लोगों ने क्या करना होता है कि अपने मैसेज को आप लोग ऊंची आवाज में पढ़े, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज में बोलना ज्यादा बासलाहियत होता है कभी कभार ओरल कम्युनिकेशन में एज कम्पेयर टू द रिटन। तो उसके बाद अगर आप लोगों को अपनी वीकनेसेस अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आप लोग अपने मैसेज को फाइनल टचेस दें और आप लोग इस तरह से अपने मैसेज के अंदर परफेक्शन ला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है आपके जो बिजनेस मैसेजेस होते हैं उसकी अपीयरेंस और उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन जब से हुई तब से हमारे कम्युनिकेट करने के अंदाज भी चेंज हो गए। इसी तरह से जो फॉर्मेट्स होते हैं मैसेजेस के ये भी चेंज हो गए और रिटन कम्युनिकेशन की कन्वेंशंस वगैरह भी चेंज हो गई। जितना ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो होता है जो रवायती एक तरीका होता है रिटन कम्युनिकेशन का, उसमें यही होता है कि इम्प्रेशन जो होता है ना वो आपके मैसेज के फॉर्मेट और अपीयरेंस से क्रिएट होता है। ठीक है। अगर आप लोगों ने आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस लेटर्स अपने लिखने हों उसमें भी यही होता है कि आपका फॉर्मेट और आप लोगों की ओवरऑल अपीयरेंस को देख के आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी का जो है वो अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाती है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने पेपर कौन सा यूज़ करना है अपने मैसेजेस के लिए। अच्छी जो कंपनीज होती हैं वो ऐसा पेपर इस्तेमाल करती हैं जो कि एटलीस्ट जिसके अंदर 25% कॉटन कंटेंट होता है। ये आप लोगों के एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जो सारी बातें मैं अभी बता रही हूँ ना स्टेशनरी के हवाले से, ये क्वालिटी 20 पाउंड वेट 20 पाउंड जो है वो वेट होना चाहिए। स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो होता है 8.5 बाई 11 इंचेस का, और लीगल फॉर्म्स जो हैं वो 8.5 बाई 14 इंचेस का पेपर भी इस्तेमाल करती हैं। और पेपर का जो कलर है वो वाइट, क्रीम या फिर लाइट ग्रे होना चाहिए। ठीक है। जब आप लोगों ने लिखना होता है लेटर हेड जो होता है उसका क्या फॉर्मेट होता है। लेटर हेड होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन ने ना अपने पेजेस रखे होते हैं कि जब आप लोग लेटर लिखने हैं वही आप लोग कंपनी से वो पेज लेते हैं, उस पर आप लोग लिखते हैं। तो कंपनी ने ऑलरेडी हर पेपर के ऊपर पेज के ऊपर एक अपना लेटर हेड जो है ना वो प्रिंट किया हुआ होता है। उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का नेम और एड्रेस होता है, और ये नेम और एड्रेस जो है वो पेज के ऊपर 2 इंच से ज्यादा का जो है वो स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई ना करे। कभी कभार बिजनेस का जो नेचर है और जो डिपार्टमेंट का जो नेम है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद होता है एनवेलप। एनवेलप भी हर कंपनी का अपना होता है, उसके ऊपर भेजने वाले का जो रिटर्न एड्रेस होता है वो लिखा हुआ होता है लेटर हेड की तरह, उसके ऊपर भी प्रिंटिंग वगैरह की हुई होती है। और ब्लॉक फॉर्म में लिखा हुआ होता है जिसमें सारी लाइंस जो है ना वो अलाइन होती हैं। अलाइन का मतलब ये है कि जैसे ये है ना ये वाला पैराग्राफ, इसमें देखें ये सारी अलाइन है, आइडेंटेशन इसमें नहीं है। आइडेंटेशन होती है कि पैराग्राफ शुरू करने से जब आप लोगों ने करना होता है ना तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ के आप लोग लाइन लिखते हैं। जो रिसीवर है उसका नेम और टाइटल, डिपार्टमेंट का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, बिल्डिंग का नाम, स्ट्रीट एड्रेस वगैरह, फ्लैट नंबर वगैरह, कौन सा शहर है, स्टेट कौन सी है, जिप कोड, पोस्टल कोड, कंट्री वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इसके अंदर जो है वो इंक्लूड करनी होती हैं। अब जो लेटर है ना उसके स्टैंडर्ड पार्ट्स होते हैं, कुछ वो होते हैं 8। ये आप लोगों के एमसीक्यूज के हवाले से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लेटर के स्टैंडर्ड पार्ट्स कितने होते हैं। तो 8 होते हैं लेटर के स्टैंडर्ड पार्ट्स। सबसे पहले होती है हेडिंग, जहाँ पे आप लोगों ने ये बताना होता है कि ये लेटर आया कहाँ से है, ये कहाँ से भेजा गया है। उसके बाद आ जाती है डेट। ये आप लोगों ने जो आप लोगों की हेडिंग होती है ना उससे आप लोगों ने 2 से 6 लाइनें छोड़ के नीचे आप लोगों ने डेट लिखनी होती है। डेट प्रेफर्ड है कि आप लोग अमेरिकन स्टाइल में लिखें, यानी कि सबसे पहले मंथ लिखें, उसके बाद डे लिखें, उसके बाद ईयर लिखें। मंथ आप लोग ने हमेशा स्पेलिंग में लिखने होते हैं, वरना अगले बंदे को कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि ये डेट है या मंथ है। ठीक है। कुछ जो है वो लोग प्रेफर ये करते हैं कि सबसे पहले मंथ लिखते हैं, सॉरी सबसे पहले डे लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं और फिर जो है वो ईयर लिखते हैं। लेकिन अमेरिकन स्टाइल यही है कि पहले मंथ फिर डे और फिर ईयर। ठीक है। ये आप लोगों का एमसीक्यूज भी बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट को आप लोगों ने फिगर्स में नहीं लिखना होता, जैसे कि 3, 5, 9, 8 इस तरह। इसको आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए वरना इससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। उसके बाद अगला जो पार्ट आ जाता है वो होता है इनसाइड एड्रेस, जिसमें आप लोगों ने पूरे का पूरा एड्रेस मेंशन करना होता है। ठीक है। कहाँ पे ये लेटर जा रहा है, वो प्रोफेशनल टाइटल आप लोगों ने लिखना होता है, कर्टसी टाइटल, नेम, और जो भी आप लोगों का अपना जो है ना एग्जेक्टिव या जो प्रोफेशनल टाइटल वगैरह है वो आप लोगों ने इसके अंदर लिखना होता है। उसके बाद आ जाती है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होती है
कि आप लोगों ने देखा होगा लेटर स्टार्ट करने से करते हुए जो आप लोग लिखते हैं डियर सर, डियर मैडम, इस तरह से, उसको हम लोग बोलते हैं सैल्यूटेशन। ये एक कर्टेसी का एक एक्सप्रेशन होता है जिससे अगला बंदा एक फ्रेंडली सी फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सैल्यूटेशन के बाद आप लोगों को कोमा या फिर कॉलन वगैरह यूज करना चाहिए। ये तो हमें भी पता है, हम लोगों ने ये देखा है कि हमें स्कूल में भी लेटर लिखना सिखाया जाता है, तो सैल्यूटेशन के बाद कोमा लगाना हमें सिखाया जाता था। अगर आप लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेटर लिख रहे हैं जिसमें सारी की सारी खवातीन हैं, तो फिर आप लोगों ने लेडीज या फिर मैसडेम्स का आप लोगों ने लफ्ज यूज करना होता है। उसके बाद आ जाती है बॉडी। बॉडी में क्या करना होता है आप लोगों ने कि सारे के सारा जो भी क्यों आप लोग लेटर लिख रहे हैं वो आप लोगों ने लिखना होता है। उसके बाद आ जाता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि जिस तरह से आप लोगों ने सैल्यूटेशन लिखी है ना, सैल्यूटेशन अगर आप लोगों की फॉर्मल थी तो आप लोगों की जो कम्प्लीमेंट्री क्लोज बॉडी है वो भी आप लोगों की फॉर्मल होनी चाहिए, जैसे कि यूअर्स फेथफुली वगैरह, इस तरह से। पर्सनल नेम से अगर आप लोगों ने आगाज किया था तो फिर आप लोग आखिर पे यूअर सिंसियरली, यूअर ट्रूली, यूअर कॉर्डियली, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। इनफॉर्मल जो क्लोजेस होती हैं वो भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने मैसेज का आगाज इनफॉर्मल तरीके से किया था तो वार्म रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, विशेस, इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद भी आप लोगों ने कॉमा यूज करना होता है, और ये आप लोगों ने पेज की लेफ्ट हैंड साइड पे लिखनी होती है। ये एमसीक्यूज सारे आप लोगों के बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं सिग्नेचर। आप लोगों ने क्या करना होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद अपना नाम आप लोगों ने टाइप करना होता है। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों ने अपने हाथ से सिग्नेचर करने होते हैं, और आप लोगों की क्या पोजीशन है फॉर्म में वो लिखनी होती है। ठीक है। और आप लोगों ने अपना नाम भी जो है साथ में टाइप करना होता है। आप लोगों ने कर्टियस टाइटल्स आप में जरूर लिखने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखें, सबसे पहले हैंड रिटन सिग्नेचर आ गए, उसके बाद कॉर्टवर्स टाइटल यानी कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर, आगे अहमद हसन, और उसके बाद जो आप लोगों की फॉर्म में जो पोजीशन है जैसे जनरल मैनेजर, ये लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है रेफरेंस सेक्शन। इसमें क्या होता है कि मैसेज को किसने कंपोज किया, टाइप किसने किया, ये इसमें लिखा जाता है। सम टाइम जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग डेटा को ही मेंशन कर दिया जाता है, सिर्फ इनिशियल्स इसमें यूज किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ASMB, ठीक है, यानी कि अहमद शिबली AS इन्होंने मैसेज को कंपोज किया, और MB यानी कि मोहम्मद बिलाल इन्होंने लेटर को टाइप किया। ये तो हमारे थे स्टैंडर्ड पार्ट्स जो होते हैं 8। इसके अलावा भी लेटर के अंदर कुछ ऑप्शनल पार्ट्स होते हैं। ऑप्शनल पार्ट्स होते हैं 6। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक होती है ऑप्शनल पार्ट है अटेंशन लाइन। अगर आप लोग डायरेक्ट लेटर किसी पर्सन या डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं तो खास तौर पे जब आप लोग उस बंदे को जानते नहीं हैं, आप लोग आपको उस बंदे का सिर्फ सर नेम जो है वो पता है, तो आप लोग इनसाइड एड्रेस और सैल्यूटेशन के दरमियान में एक अटेंशन लाइन लिख देते हैं। उसके बाद आ जाती है सब्जेक्ट लाइन, जिससे अगले बंदे को अंदाजा हो जाए कि ये लेटर है किस बात के मुतालिक। ये सैल्यूटेशन से नीचे सब्जेक्ट लाइन लिखी जाती है लेफ्ट हैंड मार्जिन के साथ, और इंडेंटेड की जाती है, यानी कि थोड़ी सी स्पेस छोड़ के ये लाइन लिखी जाती है। इनक्लोजर आगे आ जाता है, यानी कि पढ़ने वाले को अगर आप लोग ने ये याद दहानी करवानी है कि इसमें लेटर के साथ मुख्तलिफ पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन भी हैं, तो वो भी आप लोग इसमें साथ में जो है वो बता सकते हैं। उसके बाद आ जाती है कॉपी नोटेशन। जब आप लोगों ने एक बंदे को मैसेज लिखा और आप लोगों को पता है कि वो मैसेज कई बंदों के हाथ से होते हुए गुजरेगा, तो फिर उसके लिए आप लोगों ने लिखना होता है कि सी, पहले बंदा ये रिसीव करेगा उसका नाम, फिर PC, फिर उस नाम आप लोगों को लिखना होता है। यानी कि आप लोगों को जो पता था ना कि जिस जिस बंदे के हाथ है ये लेटर गुजरेगा, उसका आप लोगों ने साथ साथ जो है ना वो इसमें जो है वो नाम जो है वो मेंशन करने होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फाइल और अकाउंट नंबर एंड मेलिंग नोटेशन। इसमें यही है कि अगले बंदे ने आपको कोई फाइल या फिर दोबारा से लेटर वगैरह भिजवाना है तो उसको इसमें जो है वो हेल्प हो सके, इसलिए आप लोगों ने अपना फाइल नंबर या अकाउंट नंबर आप लोगों ने या फिर मेलिंग नोटेशन आप लोगों ने बतानी होती है। छठा जो पार्ट होता है वो होता है पोस्ट स्क्रिप्ट। इसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा मैसेज लेटर के आखिर पे ऐड कर दिया जाता है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई पर्सनल कमेंट अगर आप लोग अगले बंदे को भेजना है, या कोई इंपॉर्टेंट बात है जो कि लेटर से थोड़ी सी हटके है, तो उसके लिए आप लोग ये पोस्ट स्क्रिप्ट, इसमें आप लोगों ने PS या कैपिटल P और स्मॉल s ये वाली हेडिंग दे के आप लोगों ने फिर अपनी बात कहनी होती है, ताकि अगले बंदे को समझ में आ जाए कि ये एक एक्स्ट्रा बात है। ठीक है। यहाँ पे हम इन लोगों ने लिखा हुआ भी है MS इनक्लोजर PS मेल द कार्ड टुडे। ठीक है। ये देखिए पोस्ट स्क्रिप्ट, ये मैसेज आप लोगों ने देना था ना कि ये वाला कार्ड आप लोगों ने टुडे यानी कि आज ही मेल करना है, तो PS यानी कि मेल द कार्ड टुडे। तो ये इस तरह से जी बात करने के लिए जो है ना वो पोस्ट स्क्रिप्ट जो है वो लिखे जाते हैं। अच्छा, इसमें जो है अब
आप लोगों को ये पता होना चाहिए पोस्ट स्क्रिप्ट में क्या होता है, सैल्यूटेशन क्या होती है, कम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है, इस तरह से, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को इस लेक्चर में ये पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड पार्ट कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और ऑप्शनल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और वो कितने होते हैं, ठीक है। बाकी इसके पेपर बड़ा ही आसान आता है। आप लोग ने अगर इस लेक्चर को गौर से सुन लिया है ना, तो बस आप लोग की टेंशन फ्री हो जाए। आप लोगों का पेपर जो है वो इस लेक्चर में से जो भी आएगा वो अटेम्प्ट हो चुका, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर नंबर 17 में होती है मुलाकात। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो, मेरे लिए, मेरी औलाद के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, हम सब लोगों के लिए। आप लोग दुआ लाजमी किया कर, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।